आज का जो किस्सा है ये सुनने के बाद आप लोग किसी अनजान आदमी से, किसी अनजान शख्स से मिलना तो दूर की बात है, उससे चैट तक करने में, ऑनलाइन चैटिंग तक करने में आपकी रूह कांपेगी, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हो वो आखिरकार जिंदा भी है या फिर नहीं। वेलकम टू द क्रीपी तुषार यूट्यूब चैनल। मैं तुषार आज आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ एक और खतरनाक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो कि मेरे को एक गूगल आर्टिकल में मिला। एक गूगल आर्टिकल ऐसा था जहां पर एक स्टोरी पोस्ट की गई थी यहाँ पे किसी एक अनोनिमस अकाउंट से। तो वही स्टोरी मैं आप लोग के सामने आज लेके आया हूँ। इस स्टोरी की रिलायबिलिटी कितनी है, ये स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर ऐसी स्टोरी है जो आप लोग के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने के बाद मिलेगा। तो चलो सीधा स्टोरी चालू करते हैं। ये बात है सन 2012 की, देश था रशिया। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात है कि रशिया में या फिर किसी भी बाहर देश की आप बात करो जो हम लोगों से ज़्यादा डेवलप था 2012 में, उस देश में जो है कंप्यूटर्स इजीली अवेलेबल हुआ करते थे बच्चों के पास, एडल्ट्स के पास, और इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर अच्छा था। अब एक 14 साल की लड़की जिसका नाम था जेसिका, वो एक ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट पर पहुंच जाती है। अब उस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम का चलन इतना था, लेकिन इतना भी नहीं था कि वहां पर हर ही इंसान फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज कर रहा हो जैसे आज के समय में होता है। अब ये 14 साल की लड़की डिसाइड करती है एक रात को अकेले बैठ के कि क्यों ना किसी एक स्ट्रेंजर से बात करी जाए, उससे उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना जाए और क्यों ना उससे थोड़ी सी अपनी दोस्ती बढ़ाई जाए। अब जो जेसिका नाम की लड़की है 14 साल की, ये पहुंच जाती है एक ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट पे ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात करने। वो वहां पे एक स्ट्रेंजर से मिलती है जिसका नाम था जेम्स। जेम्स इसको अपनी उम्र 24 साल बताता है और जेम्स और जेसिका के बीच में वही सब बातें होती है जो एक आमतौर पर दो एडल्ट्स के बीच में बातें होती है। लेकिन यहाँ पर माफ कीजिएगा मुझे, जेसिका एडल्ट नहीं थी, बट हाँ जेम्स यहाँ पर एक प्रॉपर एडल्ट था जो कि 24 साल का था। जेसिका से वो उसकी हॉबीज के बारे में पूछता है, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। जेसिका छोटी थी, उसने इतना नहीं सोचा अपनी प्राइवेसी के बारे में और जेम्स को वो सारी चीजें बता देती है। और जेम्स यहाँ पर उसको बोलता है जेसिका को कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी तुम्हारे घर के बहुत ही पास में रहता हूँ। अब यहाँ पे जेम्स जैसे तैसे करके जेसिका को मना लेता है कि चलो क्यों ना मिला जाए। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन बीत चुके थे जेम्स को और जेसिका को बात करते हुए, तो जेम्स ने किसी तरीके से कन्विंस यहाँ पे जेसिका को कर लिया था कि चलो क्यों ना अब यहाँ पे अपने दोनों के घर के पास एक कैफे था वहां पर मिला जाए। अब जेसिका जैसे तैसे करके यहाँ पे मान जाती है, पहले मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। अब यहाँ पे जेम्स एक बहुत ही अटपटी सी डिमांड रखता है जेसिका के आगे कि मैं दिन में शाम में नहीं मिल पाऊंगा तुमसे, मैं बिजी रहता हूँ, एक्चुअली मेरे को जॉब से वापस घर पे आने में काफी टाइम लग जाता है। हम लोग रात के 9 बजे उस कैफे के बाहर मिलेंगे और मैं तुमको एक काले रंग की बाइक के ऊपर खड़ा हुआ मिलूंगा, तो मेरा इंतजार करना। अब यहाँ पर जेसिका सिर्फ 14 साल की थी, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो चुकी थी उसके आगे आगे कि 14 साल के एक बच्चे को उसके माँ बाप किस तरीके से परमिशन देंगे कि वो जाके किसी अनजान व्यक्ति से बाहर मिल ले, वो भी रात के 9 बजे। अब रात के 9 बजे कोई किसी इंसान से मिल रहा है तो उसको वापस घर लौटते लौटते आम बात है रात के 10 से 11 बज जाएंगे। अब यहाँ पर जेसिका जैसे तैसे करके जेम्स से मिलने के लिए अपने घर में से अपने बैक डोर से निकल के या फिर जहां से भी निकल के छुप छुपा के जेम्स से मिलने के लिए पहुंच जाती है। अब जेसिका यहाँ पर जेम्स का इंतजार कर रही है उस कैफे के बाहर खड़े होकर जहां पर जेम्स ने उसको बुलाया था। जेसिका यहाँ पर देख रही कि काले रंग की बाइक कहाँ खड़ी है, काले रंग की बाइक कहाँ खड़ी है, क्योंकि जेम्स की शक्ल अभी तक जेसिका ने नहीं देखी थी। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि जेसिका के पास उसका नंबर भी नहीं था जेम्स का। अब जेम्स का अगर नंबर जेसिका के पास होता भी तो यहाँ पे एक और गौर फरमाने वाली बात है कि 14 साल के बच्चे के पास उस समय में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स का होना इतना आम बात नहीं थी। तो शायद यहाँ पे जेसिका के पास मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे कि वो जेम्स को कॉल करके कंफर्म कर सके कि जेम्स मैं कैफे के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे। अब जेसिका को वहां पर खड़े खड़े काफी ज्यादा समय हो चुका था, जेसिका थक चुकी थी और उसने सोचा कि चलो अब जेम्स यहाँ पे नहीं आने वाला, मैं वापस अपने घर जाती हूँ, छुपके से जाती हूँ और जाके सो जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रात को बाहर गई थी। जेसिका वापस अपने घर पहुंचती है, दोबारा ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट को खोलती है। रात के 2 से 3 बजे का समय हो रहा था और यहाँ पे जेसिका काफी गुस्सा थी जेम्स से कि जेम्स उससे मिलने नहीं आया उसको बुला के। तो यहाँ पे जेसिका सोचती है कि अब मैं उस जेम्स से बात नहीं करूंगी, अब मैं किसी एक अलग स्ट्रेंजर से बात करूंगी। अब जेसिका यहाँ पे किसी और स्ट्रेंजर से बात करने लगती है। विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर एक मैसेज फ्लैश होता है जेसिका की स्क्रीन पर और ये मैसेज जेम्स का था। जेम्स उससे माफी मांग रहा था, दैट आई एम सॉरी, एक्चुअली आई वाज स्टक्ड इनटू समथिंग इंपॉर्टेंट, मैं एक्चुअली किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस चुका था इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया।
अब यहाँ पे जैसे तैसे करके जेसिका को वो दोबारा कन्विंस कर लेता है कि हम लोग कल मिलते हैं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, हम आज नहीं मिल पाए, अब हम कल मिलते हैं। अब जेसिका यहाँ पर जेम्स को बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज नहीं मिल पाए। यहाँ पे जेसिका का गुस्सा ठंडा हो चुका था कि एटलीस्ट जेम्स ने उसको रिप्लाई तो किया, रिप्लाई नहीं, एक्चुअली सामने से ही मैसेज किया था, तो एटलीस्ट मैसेज तो किया। अब जेम्स उसको जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है कि क्यों ना हम कल मिले। अब एक और अटपटी शर्त यहाँ पे जेम्स जेसिका के सामने रखता है कि आज रात को 9 बजे नहीं, रात को 12 बजे हम लोग मिलेंगे। अब जेसिका यहाँ पर जेम्स को बोलती है कि मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जैसे तैसे करके मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे मिलने रात के 12 बजे वहां पर आ पाऊं। अगला दिन आता है। अब यहाँ पे जेसिका तैयार वगैरह होके रात के 11:30 बजे अपने घर के बैक डोर से निकल के छुप छुपा के वहां पर पहुंच जाती है, उसी कैफे के बाहर। ये जो सीजन था, ये विंटर सीजन चल रहा था और वहां पे हल्की फुल्की स्नो भी गिरती है रशिया में, अगर आप लोगों को पता हो तो। स्नो गिर रही थी हल्की फुल्की। यहाँ पे जेसिका ने काफी मोटे कपड़े पहने हुए थे और वो यहाँ पर जेम्स का इंतजार करने लगी। अब वो काले रंग की बाइक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पे काले रंग की बाइक तो दूर की बात है, किसी इंसान के कदमों की आहट भी वहां पे नजर नहीं आ रही थी। वहां पे से बर्फ गिर रही थी और उसके पीछे वो कैफे जहां पे उसको बुलाया था जेम्स ने, वो खुला था। वो कैफे 24/7 कैफे था, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन खुलने वाला कैफे था। अब वो उस कैफे के बाहर खड़ी थी। अब उसने सोचा कि यहाँ पे जेम्स आज भी नहीं आने वाला है, वक्त काफी ज्यादा हो चुका था। तो जेसिका आप सोचती कि क्यों ना, ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है तो मैं कैफे में जाके कॉफी पीऊं। अब जेसिका कैफे के अंदर जाती है, एक कॉफी ऑर्डर करती है और अपनी कॉफी पी रही होती है। अब उस कैफे के अंदर एक न्यूज चैनल चल रहा होता है जो कि आमतौर पर चला करता है। अब उस न्यूज चैनल में यहाँ पे जेसिका देखती है कि एक न्यूज फ्लैश हो रही है, अ मैन नेम्ड जेम्स was just hung last month, found guilty in a pedophile case and he was just 42 years old। अब पीडोफाइल यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा व्यस्क इंसान, एक ऐसा एडल्ट इंसान जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है छोटी उम्र के बच्चों के प्रति, इसको पीडोफाइल बोला जाता है। तो एक पीडोफाइल व्यक्ति जिसका नाम जेम्स था, 42 इयर्स की एज थी, उसको पिछले ही महीने फांसी पर चढ़ाया गया क्योंकि उसको वहां पे दोषी पाया गया था। ये न्यूज वहां पे उस न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रही थी। अब जेसिका ने सोचा, पता नहीं क्यों सोचा, किस रीजन की वजह से सोचा, क्योंकि उस इंसान का नाम भी जेम्स था जिससे वो बात किया करती थी। अब जेसिका ने यहाँ पे सोचा कि क्या ये वही जेम्स है जिससे मैं बात किया करती हूँ। ये एक फालतू का सवाल उसके दिमाग में आया, बट उसके दिमाग में फिर ये चीज आई कि जिससे मैं बात करती हूँ उसने तो अपनी उम्र मेरे को 24 साल बताई है, बट जो न्यूज चैनल में उसकी उम्र बताई जा रही है वो 42 ईयर्स थी। अब यहाँ पे जेसिका सोचती है कि जेम्स आज भी मुझसे मिलने नहीं आया, तो वो गुस्सा होके, नाराज होके वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब जेसिका जब यहां से अपने घर जा रही थी तो उसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी कि हो सकता है कि ये वही जेम्स हो, बट फिर उसके दिमाग में ये चीज आ रही थी कि जिस जेम्स से मैं बात करती हूँ वो तो 24 साल का है। अब क्योंकि जेसिका ने जेम्स की शक्ल अभी तक नहीं देखी थी, तो वो अपने घर पहुंचती है, ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट खोलती है, जेम्स के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम आज भी मेरे से मिलने नहीं आए और आज भी तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। तुम्हें एक्चुअली पता भी है कि मैं कितना ज्यादा खतरा उठा के तुमसे मिलने आती हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे जेम्स उसको बोलता है दैट आई एम सॉरी, मैं आज भी किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया था, सो आई एम रियली सॉरी, मैं आज भी तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन कल मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा रात के 12 बजे। अब यहाँ पे जेसिका के दिमाग में एक ऐसे ख्याल आता है कि क्यों ना जेम्स की शक्ल देखी जाए, जेम्स से उसकी फोटो मंगवाई जाए। तो जेसिका यहाँ पे जेम्स से उसकी फोटो मंगवाती है। अब जेम्स अपने वेब कैम से अपनी फोटो खींच के यहाँ पे जेसिका को भेजता है। अब जेसिका ये चीज नोट करती है कि जो फोटो, जो शक्ल यहाँ पे न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी उस 42 इयर्स ओल्ड मैन की, जो कि पीडोफाइल केस में गिल्टी पाया गया था, और ये जो शक्ल भेजी है जेम्स ने जिससे वो ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट पे बात कर रही थी, ये दोनों की दोनों शक्ल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिल रही थी। यहाँ पे जेसिका को थोड़ी सी राहत की सांस आती है कि हाँ, ये दोनों शख्स अलग अलग हैं, जो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जेसिका सोचती है कि अब जेम्स बोलेगा कि कल मिलते हैं, तो जेम्स ने वही बोला कि हाँ भाई, अब हम कल मिलेंगे, लेकिन हम पक्का मिलेंगे, 101% हम लोग कल मिलने वाले हैं। जेसिका ने बोला कि कल मैं आखिरी ट्राई देने वाली हूं जेम्स, अगर तुम आए तो आए, उसके बाद हम कभी भी बात नहीं करने वाले। अब यहाँ पे जेसिका अगले दिन भी रात के 11:30 बजे अपने घर के बैक डोर से छुप छुपा के बाहर निकलती है। 12 बजे उस कैफे के बाहर पहुंचती है, अंदर बैठ के कॉफी पीती है, बाहर आती है, दोबारा देखने की कोशिश करती है, काले रंग की बाइक, काले रंग की बाइक, काले रंग की बाइक कहाँ है, कहाँ है। काले रंग की बाइक तो दूर की बात, वहां पर कोई इंसान के कदम की आवाज भी आज भी नहीं आ रही थी, कोई और गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। कि अचानक से क्या होता है, एक गाड़ी आती है
गाड़ी नहीं, एक्चुअली वो एक बड़ी गाड़ी यानी कि एक बड़ी बस तरीके की होती है, एक बड़ी वैन होती है। अगर आप लोगों ने बाहर देशों में चलने वाली वैन देखी हो, काफी बड़ी होती है। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो तो एम्बुलेंस का जो साइज होता है बड़ा, उस तरीके की वैन होती है जो कि पैसेंजर्स को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इधर से उधर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाती है। अब एक इसी तरीके की वैन कह लो या फिर एक बस कह लो जेसिका के सामने आके रुकती है। अब जेसिका थोड़ी सी सोचती है कि ठीक है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे क्या ही दिक्कत है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ही उसको पार करके उसकी आंखों से दूसरी तरफ जाता है, अब यहाँ पे जेसिका ध्यान से देखती है कि रोड के उस तरफ, जैसे रोड के इस तरफ जेसिका खड़ी है, पीछे की तरफ उसके कैफे है, रोड के दूसरी तरफ जो है एक उम्र दराज इंसान उसको देखकर हल्की हल्की स्माइल पास कर रहा है। अब क्योंकि थोड़ा सा फॉगी सीजन था, स्नोफॉल हो रही थी और हल्का हल्का जो है विजिबिलिटी काफी कम थी वहां पर। अब जेसिका यहाँ पर अपने घर जा रही होती है लौट के, कि तभी उसके दिमाग में एक चीज फ्लैश होती है कि इस इंसान की शक्ल जो उसको देख के मुस्कुरा रहा था, इस इंसान की शक्ल डिट्टो सेम होती है उस शख्स से जो कि न्यूज चैनल पर कल रात को फ्लैश हो रहा था। अब यहाँ पर इसको इत्तेफाक को या कुछ भी कहो, लेकिन जेसिका को ये तो पता था कि न्यूज़ चैनल में ये बताया जा रहा था कि इस इंसान को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया 1 महीने पहले। अब ये वही जेम्स है जिससे वो बात करती है या नहीं, या फिर ये वो जेम्स नहीं है, जो भी हो, लेकिन इस इंसान की मौत हो चुकी है तो ये उसको नजर किस तरीके से आ रहा था। अब यहाँ पे जेसिका सोचती है कि हाँ, मेरे साथ वही हो रहा था जो मैं सोच रही थी, ये वही जेम्स है जिससे मैं ऑनलाइन बातें किया करती थी। इतना हुआ और ये सब होने के बाद जेसिका अपने घर वापस पहुंचती है, ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट खोलती है। वो डर के मारे थोड़ा थोड़ा कांप रही थी। ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट खोलती है, जेम्स का अकाउंट ढूंढने की कोशिश करती है। उसके फ्रेंड लिस्ट में जेम्स नाम का कोई भी इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यहाँ पर ये चीज क्लैरिफाई होती है, यहाँ पर ये चीज पक्का दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ एक पैरानॉर्मल केस है कि यहाँ पर वो जेम्स जो उससे बात कर रहा था वो एक पीडोफाइल केस था। उसकी आत्मा थी, उसकी रूह थी, उसका जो भी था, लेकिन वो इंसान मर चुका था। लेकिन उसके बाद भी उसकी बुरी नजर बच्चों पर थी और उसने टारगेट बनाया था जेसिका को। लेकिन जैसे तैसे करके जेसिका आज की डेट में प्रॉपरली फाइन है और उसी ने ये आर्टिकल मेरे हिसाब से ऑनलाइन पोस्ट किया है अपने इस इंसिडेंट के बारे में। आपको क्या लगता है, अगर आप होते जेसिका की जगह तो आप क्या करते इस केस में? कमेंट करके मेरे को बता देना। आई होप सो आपको आज का केस पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल एक और पैरानॉर्मल केस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हर रात एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। मैं क्रीपी तुषार इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। मैं मिलता हूं कल आप लोगों से एक नए पैरानॉर्मल केस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। कल एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट, ध्यान रखो अपना, बाय।